छात्रों, आज हम हिंदी कालांश में वसंत भाग एक इस पाठ्य पुस्तिका से पाठ दूसरा बचपन इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती जी है। बच्चों, पिछली कालांश में हमने देखा कि छुटपन में शिमला रिज पर घोड़ों की सवारी करने में लेखिका को बहुत मजा आता था। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, जाखू का पहाड़ और चर्च की घंटियों की गूंज उन्हें आज भी याद है। शाम को रिज की रौनक और माल की दुकानों की चमक का अलग ही आकर्षण उनके लिए था। तो चलिए अब हम पाठ की आगे की जानकारी देख लेते हैं। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लालटेन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है, पंख फैलाकर। यह देखो और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। अब हम इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला है मॉडल। मॉडल का अर्थ है प्रतिरूप। सदी यानी कि 100 वर्ष। स्पीड का अर्थ है गति। अटपटा यानी कि अजीब लगना। ऐनक का अर्थ है चश्मा। लेखिका ने बताया यहाँ पर कि स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी और उस दुकान के शोरूम में एक शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था, यानी कि प्रतिरूप बना के रखा हुआ था। और शिमला कालका ट्रेन जो थी, उसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन और एक और लालटेन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। जिस तरह से हम स्टेशन देखते हैं, वहाँ पर पटरियों पर जो खड़ी होती है ट्रेन, उसी तरह का यहाँ का शिमला कालका ट्रेन का जो मॉडल है, जो कि प्रतिरूप है, वह उस शोरूम में रखा हुआ था। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली जो गाड़ी थी वह यही थी, जो कि शिमला कालका ट्रेन। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। लेखिका कहती है कि कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे और दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती तो बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। जैसे ही आसमान से हवाई जहाज उड़ने की आवाज़ आती तो बच्चे बाहर आते और उस हवाई जहाज को देखते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है, पंख फैलाकर। यह देखो और वह गायब। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस चित्र में हवाई जहाज, जो कि अभी भी हम देखते हैं कि हवाई जहाज की आवाज़ सुनते ही छोटे बच्चे बाहर दौड़ते हैं उस हवाई जहाज को देखने के लिए। और तब तक आसमान को देखते रहते, हवाई जहाज को देखते रहते कि जब तक वो उनकी आंखों से ओझल ना हो। लेखिका को लगता कि कोई भारी भरकम पक्षी जो है वो उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। इसी तरह हवाई जहाज उनको दिखाई देता, एक भारी भरकम पक्षी जैसा। और अभी देखो तो वह गायब। मतलब उस हवाई जहाज को अभी देखा तो वह थोड़े ही समय में क्या होता है, उनकी आंखों से ओझल होता है, गायब होता है। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती है। हाँ,
गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। लेखिका कहती है, जो गाड़ी के मॉडल वाली जो दुकान थी उसके साथ ही एक ऐसी दुकान थी जो मैं उस दुकान को कभी नहीं भूलना चाहूँगी, या कभी नहीं वो लेखिका भूलती, क्योंकि वो दुकान थी जहाँ पर लेखिका ने उनका पहला चश्मा बना था। यह वह दुकान थी जहाँ पर मेरा यानी लेखिका का पहला चश्मा बना था, और वहाँ के जो डॉक्टर थे वे अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। लेखिका कहती है कि शुरू शुरू चश्मा लगाना बड़ा अजीब लग रहा था, और सभी छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और फिर मुझे कहते कि कुछ आंखों में तकलीफ है क्या, और इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। इस तरह की सलाह लेखिका को लोग देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि इस छोटी उम्र में ऐनक, तो फिर दूध पिया करो। इस तरह से सलाह मिलने के बाद फिर लेखिका उनको बताती थी कि थोड़ी ही देर तक ये ऐनक पहनना पड़ेगी, फिर चश्मा यह उतर जाएगा। ऐनक का अर्थ है चश्मा, क्योंकि डॉक्टर ने भी लेखिका को भरोसा दिया था कि कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी, और यही जो कहा वो बाकी लोगों को भी कहती थी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेख बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं खड़ी अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। यहाँ पर हम कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। आश्वासन का अर्थ है भरोसा। सूझे यानी कि पता चले, दिखाई दे। सूरत का अर्थ है चेहरा। लंगूर का अर्थ है लंबी पूंछ वाला काला बंदर। खींचना यानी कि चिढ़ना। लेखिका यहाँ पर कहना चाहती है कि डॉक्टर ने उनको कहा था, आश्वासन दिया था यानी कि भरोसा दिया था कि ऐनक जल्द ही उतर जाएगी, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा था। बस उनका नंबर बस कम होता रहा, चश्मे का सिर्फ नंबर कम होता रहा, लेकिन उतरा नहीं। लेखिका कहते हैं कि मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ यानी कि जिम्मेदार हूँ, क्योंकि अगर आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? यहाँ पर हम इस चित्र में देख सकते हैं, टेबल लैंप का यह चित्र है, जो कि लेखिका कहती है कि उनको चश्मा इसलिए लगा क्योंकि वो इसके लिए खुद जिम्मेदार है। अगर हम दिन की कुछ काम ऐसे करते हैं जो कि दिन की रोशनी में ना करके अगर टेबल लैंप की रोशनी में काम करेंगी तो आंखों में तकलीफ होती है। इसलिए लेखिका कहती है कि मैं अपने आप जिम्मेदार हूँ। दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने अगर काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? तो चश्मा तो लगना ही था। हाँ, जब उन्होंने पहली बार चश्मा लगाया तो उनके जो चचेरे भाई थे उन्होंने लेखिका को देखा और उन्हें वो चिढ़ाने लगे। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। इस तरह से लेखिका के चचेरे भाई उनको चश्मा लगाने पर उनको चिढ़ाने लगे। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। लेखिका को चिढ़ होने लगी कि मुझे ये क्यों कहा जा रहा है, लेकिन जो उनके चचेरे भाई ने जो शेर उनके लिए कहा था वो बुरा नहीं था। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। लेखिका कहती है कि जब उनके चचेरे भाई चाय पीकर चले गए तो फिर वे अपने कमरे में आकर वे आईना यानी कि दर्पण के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा,
ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं, हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। यहाँ पर पहला है आईना। आईना यानी कि दर्पण। सहज यानी कि स्वाभाविक नैसर्गिक। सुभिता यानी कि आराम। जब लेखिका के चचेरे भाई चाय पीकर बाहर गए तो लेखिका अपने कमरे में आई और फिर अपने आप को आईने यानी कि दर्पण में देखने लगी। उन्होंने चश्मा पहना, फिर उतारा, फिर पहना, फिर उतारा और फिर देखते रही। और वही शेर उनको याद आता रहा, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं, हाँ हाँ। इस तरह से वह आईने में अपने आप को देखते रहे। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। फिर लेखिका ने उनके छोटे भाई का टोपा उठाकर अपने सिर पर रखा। फिर कुछ अजीब लगा, अच्छा भी लगा और कुछ मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। लेखिका कहती कि तब की बात अलग थी, लेकिन अब तो मेरे चेहरे के साथ चश्मा जो है वह घुल मिल गया है। और जब भी कभी उतारा हुआ होता है चश्मा, जब भी वो कभी पहनती नहीं है तो फिर उनका चेहरा जो है वो खाली खाली लगने लगता है। फिर उनको याद आ गया वह जो टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगोर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। लेखिका कहती है कि इन दिनों यानी कि अभी वे शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करने लगी है और उन्होंने कई रंगों की टोपी जमा कर ली है। यहाँ पर शिमला में लेखिका ने कई रंगों की टोपियाँ भी जमा की है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल यानी कि आरामदायक हिमाचली टोपियाँ, जो कि उन्हें अभी बहुत पसंद है। दुपट्टा ओढ़ने से अच्छा कि आरामदायक टोपी पहन ले। इस तरह से बच्चों यहाँ पर इस पाठ में यानी कि बचपन पाठ में लेखिका कृष्णा सोबती जी ने अपने बचपन का कुछ बातें जो थी वो हमें यहाँ पर बताई है और उनके बचपन में और अभी के बचपन में क्या अंतर था यह हमें पाठ के द्वारा बताया है। तो यहाँ पर हमारा यह पाठ समाप्त होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हिमाचली यानी कि शिमला में जिस तरह से लोग पहनते हैं टोपियाँ, यहाँ पर रंग बिरंगी जो टोपियाँ ये लेखिका के पास भी थी, यानी कि लेखिका ने भी रंग बिरंगी टोपियाँ जमा कर ली थी। इस पाठ से हमने जाना कि बदलते ज़माने के साथ खान पान में परिवर्तन आ जाता है, परंतु कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। हमें बदला स्वीकार करना चाहिए, पुराने ज़माने को अनदेखा नहीं करना चाहिए। अब हम इस पाठ में आए हुए विलोम शब्द देख लेते हैं। यहाँ पर बचपन के लिए विलोम शब्द है बुढ़ापा, दिन, रात। ऊपर के लिए विलोम शब्द है नीचे, पास, दूर। सूर्योदय के लिए विलोम शब्द है सूर्यास्त और रोशनी के लिए है विलोम शब्द अंधेरा। अब हम प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न पहला है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? उत्तर है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी, फिर जूते पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। हमने पाठ में देखा था
कि लेखिका के परिवार में सख्त मनाही थी, जो कि उनके जो जो मोजे हैं वो खुद बच्चों को धोना पड़ता था। जैसे लेखिका और उनके भाई बहनों को किसी नौकर को देना सख्त मना था। लेखिका इसलिए यहाँ पर बचपन में जो इतवार यानी कि रविवार की सुबह वे अपने मोजे धोती थी और फिर जूते पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़ कर चमकाती थी। यह उनका रविवार का सुबह का काम था। प्रश्न दूसरा है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका क्या क्या बताती है। उत्तर देखिए। लेखिका उनके और अभी के समय में अंतर स्पष्ट करने के लिए कई उदाहरण देती है। वह कहती है कि उस समय यानी कि लेखिका के बचपन के समय मनोरंजन का साधन ग्रामोफोन था, परंतु आज रेडियो और टेलीविजन ने उसकी जगह ले ली। पहले की कुल्फी अब आइसक्रीम हो गई। कचौड़ी समोसे की जगह अब पैटीज ने ले ली है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत का स्थान अब कोक और पेप्सी ने ले लिया है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि इस कालांश में जो मैंने आपको पाठ पढ़ाया है वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।